टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का मीठा सा नमस्कार। आज हम सिर्फ मीठी मीठी बातें करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा दूसरी कोई ऐसी बातें करते हैं जो मीठी नहीं हो। मीठी इसलिए क्योंकि ये जो पीछे आप देख रहे हैं मेरे, ये चीनी की फैक्ट्री है। यहाँ पर चीनी बनती नहीं है कमर्शियली, लेकिन रेप्लिका है ये शुगर फैक्ट्री का। पुराने जमाने में मॉरिशस में चीनी किस तरह से बनाई जाती थी वो यहाँ पर दर्शाया गया है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर भी अभी भी गांव में, कुछ गांव में ऐसा होता है, तेल निकालते हैं बैल के जरिए, जो कोल्हू का तेल निकलता है। उसी तरह से यहाँ पर गन्ने से गन्ने का रस, उसके बाद उसको पकाया जाता था, उसके बाद मोलेसेस बनते थे। किस तरह से पूरा प्रोसेस है यहाँ पर पूरा बताया है। और उसके बाद हम देखेंगे रम किस तरह से बनती है। मॉरिशस में रम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तरह तरह की रम यहाँ पे मिलती है और पूरे वर्ल्ड में यहाँ की रम काफ़ी फेमस है। तो शुरुआत करते हैं कि चीनी, मोलासेस, गुड़, ये सब कैसे बनते हैं। आप देखिए, जानकारी लीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि ये जो हमें मीठापन मिलता है हमारी ज़िंदगी में, उसमें कितनी मेहनत जाती है। पहले मॉरिशस में जब बैल नहीं थे तो यहाँ पर स्लेव्स को उनसे गन्ने का रस निकलवाया जाता था, उसके बाद बैल है। लेकिन आजकल जो फैक्ट्री है उसमें ये सब नहीं होता। लेकिन फिर भी देखते हैं पुराने ज़माने में किस तरह से चीनी बनती थी। चलिए थोड़ी एक मीठी सी सैर लेते हैं। ये जो कोल्हू का बैल आप देख रहे हैं, ये असल में इस्तेमाल किया जा रहा है गन्ने का रस निकालने के लिए। क्योंकि हम चीनी की फैक्ट्री में हैं, तो सबसे पहले रस को निकाला जाता है और उसे पकाया जाता है बड़ी बड़ी कढ़ाइयों के अंदर। लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है इसको पकाने के लिए, और उसके बाद इन बड़े बड़ी कढ़ाइयों में पकाकर इसे काफी सुखा दिया जाता है। गन्ने के रस को पकाने के बाद इसको डाल दिया जाता है इन कंटेनर्स के अंदर, जिसके अंदर होल रहता है। कुछ दिन पड़े रहने के बाद इसके अंदर आप देखेंगे बन जाते हैं क्रिस्टल्स। ये जो क्रिस्टल्स हैं ये चीनी के हैं। चीनी है, सफेद नहीं है, लेकिन है बहुत मीठी। ऐसा कहा जाता है कि ये जो डार्क वाला गन्ना है, जो ये पर्पल रंग वाला है, वो ज़्यादा मीठा होता है और उसके अंदर रस भी ज़्यादा होता है। तो जब भी आप गन्ना लें तो बाहर से देखें, जो ये डार्क वाला है वो अच्छा होता है। जो पहली बार यहाँ पे गन्ना आया था वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आया था काफ़ी साल पहले। मॉरिशस में सबसे ज़्यादा पैदावार होती है गन्ने की। गन्ने से गन्ने का रस, चीनी, गुड़, ये सब तो बनता ही है, और मॉरिशस में रम इससे बहुत बनती है। ये जो आप देख रहे हैं पुराने ज़माने की फैक्ट्री है रम बनाने की। खाना खजाना में रम बनाने की रेसिपी मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इसे काफ़ी तरह से फ्लेवर किया जा सकता है, जैसे फ्रूट से, नींबू से, या काफ़ी हर्ब्स इसमें डाली जा सकती हैं। टाटा सॉल्ट खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आपका मॉरिशस से स्वागत करता हूं। होटल मैरिटिम के शेफ आनंद के साथ एक कुछ मीठा खाते हैं, क्योंकि इतने बढ़िया मौसम में, इतने बढ़िया जगह पे कुछ मीठा जरूर होना चाहिए। और मीठा कुछ ऐसा जिसमें काफी सारे फ्रूट्स हों। देखते हैं, कुछ अलग किस्म का डेजर्ट है। तो शेफ, व्हाट विल यू मेक? क्या बनाएंगे? सेमोलिना क्रीम विद फ्रेश फ्रूट। सेमोलिना क्रीम विद फ्रेश फ्रूट्स। तो देखते हैं सेमोलिना क्रीम विद फ्रेश फ्रूट के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें चाहिए आधा लीटर दूध, 1/3 कप यानी 1/3 कप चीनी, 1/4 कप सेमोलिना यानी सूजी, 15 से 20 रेजिन्स यानी किशमिश, 8 से 10 बादाम, 8 छोटे साइज के केले, 2 बड़े चम्मच मक्खन, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, 4 बड़े चम्मच चीनी, प्लेट सजाने के लिए 3 से 4 स्ट्रॉबेरीज, कुछ पाइनएप्पल के स्लाइसेस, कीवी फ्रूट, गूसबेरी, बारीक कटा हुआ पिस्ता और कुछ पुदीने के पत्ते। सेमोलिना क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले दूध गरम करना है हमने। तो सबसे पहले दूध गरम करने के बाद इसमें चीनी डालेंगे हम। इसमें चीनी अच्छी तरह से मिल जानी चाहिए। थोड़ा सा इसे और गरम हम कर लेते हैं। अब ये जो दूध है उबल चुका है। अब इसके अंदर हम रवा डालेंगे। ये जो सूजी है, सेमोलिना है, इसको डालेंगे। इसे मिक्स करें। जैसे हम घर में हलवा बनाते हैं उसी तरह से दूध में इसका हमने हलवा बनाना है। लेकिन उस केस में हम रवा को पहले थोड़ा घी के अंदर भूनते हैं। यहाँ पे भून बिल्कुल नहीं रहे हैं। दूध में चीनी डाली हमने, इसे उबलने दिया और उसके बाद इसमें रवा डाला है हमने। अब देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे वनीला। ये वनीला एसेंस इसके अंदर हमने डाला है। यहाँ पे तो वैसे वनीला काफ़ी उगता है, तो आप चाहें तो जो नेचुरल अगर आपके पास वनीला पॉड्स मिले
तो उसको भी डाल के इसका फ्लेवर वनीला का दे सकते हैं। Sharpie. और इसके साथ इसमें हम डालेंगे रेजिन और आमंड्स। ये जो बादाम है इसको टोस्ट किया गया है, पहले से आप देखिए लाल किया हुआ है, और इसके बाद इसको हम डालेंगे। काफी रिच डिश बन रही है ये। और अब इसे हमने ठंडा करना है। हमने पहले से इसको ठंडा करके मोल्ड के अंदर डाल के रखा हुआ है। ये देखिए, इसको आप उठा भी सकते हैं। प्लेट में पहले थोड़ा डेसिकेटेड कोकोनट हमने रोस्ट करके डाला था, और उसके बाद की तैयारी शेफ आनंद हमें बताएंगे। सो व्हाट इज नेक्स्ट शेफ? Next we are going to make glazed papaya, pea banana. इस बनाना को हमने ग्लेज करना है, और ग्लेज करने के लिए जो केला है उसको छील कर आधा लंबा काटा हुआ है हमने, और मक्खन इसमें लगेगा, नींबू का रस लगेगा और चीनी। अब ये मक्खन पिघल चुका है। अब इसमें ये बनाना जो केले हैं उसको हम डाल रहे हैं। ये जो मक्खन है काफी गर्म मक्खन के अंदर हमने केले इसके अंदर डाले हैं, और अब इसके अंदर नींबू, और इसके बाद चीनी, देखिए कितना अच्छा रंग आ चुका है केलों का। इसमें जो है मक्खन, क्योंकि हमने तेज आंच पे इसको पकाया था, वो भी थोड़ा लाल हुआ है, और इसमें चीनी और थोड़ा सा नींबू। और अब हम देखते हैं कि इस डिश को सजाया कैसे जाता है। जब भी कोई डिश हम खाते हैं तो उसको अगर सजा के खाएंगे तो खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे अगर आप सोचें तो इस तरह से रवे को दूध में पका के आपको कुछ लगेगा कि कोई बढ़िया डिश शायद नहीं बनेगी, लेकिन आप देखते जाइए किस तरह से शेफ आनंद इस डिश को बढ़िया से बनाएंगे। और इसको बीच में से काट कर 2 हिस्सों में करा है हमने, लेकिन उसको पूरा नहीं खोला है। और अब ये जो केले हैं जिसे हमने ग्लेज किया है उसको रखेंगे। केले रखने के बाद बाकी इसके अंदर हम फ्रूट्स रखेंगे, स्ट्रॉबेरीज, चॉप्ड पाइनएप्पल, कीवी फ्रूट और गूसबेरी इसमें हम लगा रहे हैं। और इसके बाद इसमें थोड़ा और टच, ये देखिए, ये प्लेट में थोड़ा सा पिस्ते को पहले ब्लांच करके उसको एकदम महीन काटा गया है। नहीं तो आप चाहें तो जो पिस्ते का पाउडर मिलता है उसको भी इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन अभी शेफ का काम कमाल खत्म नहीं हुआ है। और लास्ट में इसमें हम डालेंगे अच्छी सी एक मिंट की लीफ। देखिए कितनी बढ़िया डिश तैयार हो गई है। इसमें फ्रूट्स हैं, केला है, कीवी फ्रूट है, स्ट्रॉबेरीज है, गूसबेरीज हैं, और जो सेमोलिना क्रीम हमने बनाई थी वो है, मिंट का फ्लेवर है, साथ में पिस्ताशू है, और इतना बढ़िया नज़ारा हो, इतनी बढ़िया जगह हो तो सिर्फ खाते ही जाएंगे। इसके लिए आप दूध को गर्म करके इसमें चीनी डालकर मिलाएं, इसके साथ इसमें सूजी डालकर मिक्स करें, और जब ये गाढ़ा हो जाए तब इसके अंदर वनीला एसेंस डालकर मिलाएं। इसके साथ इसमें टोस्ट किए हुए बादाम और किशमिश डालकर मिलाएं, और इसे ठंडा करके मोल्ड में डालकर इसके केक बना लें। और एक पैन में मक्खन लेकर इसमें कटे केले के पीसेस को डालकर थोड़ा सौते करें। इसके बाद इसमें नींबू का रस और चीनी डालकर इसे थोड़ा पका लें, और इसे सर्व करने के लिए एक प्लेट में सूजी और दूध से बने केक को रखें और इसे बीच में से काट लें। इसके साथ प्लेट में ग्लेज किए हुए केले के पीसेस को रखें और साथ में कटे फ्रूट्स को रखें, और इसे ब्लांच किए हुए कटे पिस्ते और पुदीने के पत्ते से गार्निश करें और सर्व करें। खाने में हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, उसमें स्पाइसेस होते हैं, हर्ब्स होते हैं। खाने में जो चीज़ें डलती हैं वो किस तरह से ग्रो होती हैं हमें काफ़ी कम चांस मिलता है उसको देखने का। तो आज देखते हैं इस छोटे से स्पाइस गार्डन के अंदर क्या क्या उगा हुआ है। यहाँ पर ये पिमोन जो हैं ये काफ़ी तरह की चिलीज़ हैं। मिर्च काफ़ी तरह की होती हैं, लाल होती है, हरी होती है, पीली होती है, लेकिन जितनी मिर्च छोटी होती है उतनी तीखी होती है। मेक्सिको मिर्चों के लिए मशहूर है, लेकिन मॉरिशस में भी जितना खाना है उसमें काफ़ी मिर्चें होती हैं। जो क्रियोल सॉस है उसमें काफ़ी सारी हरी मिर्च डालते हैं, लाल मिर्च भी लोग डालते हैं। यहाँ पे जब हम मार्केट में गए तो काफ़ी तरह की मिर्च हमें देखने को मिली, और यहाँ पे अब मिर्च के पौधे देख रहे हैं हम। ये दूसरी तरह की मिर्च है, ये देखिए, ये पतली वाली वैरायटी है। ये जो मिर्च है ये काफ़ी तीखी लगती है मुझे, काफ़ी छोटे साइज़ की है। मिर्च का जो तीखापन है वो 1 से 10 के ग्रेड में गिना जाता है। अगर 1 है नंबर, मतलब उसका जो ग्रेड है 1 है, तो कम तीखी है। अगर 10 हो गया तो इसका मतलब है बहुत तीखी है। ये जो यहाँ पर है ये रोजमेरी लगी हुई है। रोजमेरी को स्टेम के साथ ही यूज़ किया जाता है, और जब काफ़ी बड़ी रोजमेरी हो जाती है तो उसकी सिर्फ जो डंडी है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। लोग शास्लिक
जैसे जो डंडी के अंदर चीज़ें कभी मटन, चिकन या वेजिटेबल्स लगाते हैं, तो रोजमेरी की स्टिक को भी लगाकर यूज़ किया जाता है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो डिश के अंदर आए। और ये कॉर्नफ्लावर के पौधे हैं। यहाँ पर मॉरिशस में इसको यूज़ किया जाता है, इसकी जो स्टेम है सिर्फ उसको यूज़ किया जाता है, उसको सुखा के उसका पाउडर बनता है और ये सूप्स और सॉसेस को थिकन करने के लिए बनाया जाता है। ये आप देख रहे हैं मेंथ यानी मिंट, पुदीना। करीब 4 तरह के अलग अलग के पुदीने हैं ये जो पुदीना है ये खाने में तो अच्छा होता ही है, खाने को डेकोरेट करने के लिए भी बहुत अच्छा है, ड्रिंक्स में आप इसको डाल सकते हैं और हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। डाइजेशन के लिए कहते हैं कि मिंट काफ़ी अच्छा होता है। देखिए कितना सारा पुदीना यहाँ पे लगा हुआ है। मुझे याद है कि पुदीना हम लोग अपने घर में इतना उगाते थे और बारिश में पुदीना इतनी जल्दी उगता है कि आप थोड़ा सा पुदीने का पत्ते भी अगर जो डाल देंगे ज़मीन के अंदर तो पुदीना अपने आप उगने लगता है। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है मेरे पास, शायद आपके पास भी आ रहा होगा। पुदीने को जब भी आपने खाने में इस्तेमाल करना हो तो उसकी जो पत्तियां हैं अगर आप उसको तोड़ के डालेंगे, ये जो पत्ती है इसको थोड़ा सा तोड़ के डालें तो उसका ज़्यादा फ्लेवर आएगा। कभी कभी रेसिपीज़ के अंदर हम बोलते हैं कि चॉप करके मिंट को डालें, वो सहूलियत के लिए होता है, लेकिन तोड़ने से कोई भी हर्ब का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। ये जो आप देख रहे हैं सिबुलेट यानी चाइव्स, इसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इसको ज़्यादातर डेकोरेशन में यूज़ किया जाता है। इसकी जो लंबी लंबी डंडियां हैं उसको या तो बारीक चॉप करके या इसी तरह से लंबा लंबा डेकोरेशन के काम में लाया जाता है। लेकिन ये हर्ब एक ऐसी हर्ब है जिसको फ्रेंच खाने में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, इटालियन खाने के अंदर काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। अभी इंडिया में ज़्यादा फ्रेश नहीं मिलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ड्राइड काफ़ी मिलनी शुरू हो गई हैं, तो कई बार रेसिपीज़ में बताता हूँ, तो आप देख लीजिए कि किस तरह से लगती हैं चाइव्स। यहाँ पर कुछ और हर्ब्स भी हैं जैसे आयापाना। ये जो हर्ब है ये मेडिसिनल हर्ब है और ये भी कहते हैं डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है और ब्राज़ील से ये हर्ब आई हुई है। इसको ज़रा सा सूंघ के देखते हैं। लगती है ये जो इसके दाने हैं ऐसा लगता है कि जैसे तुलसी का पौधा होता है, इसमें फ्लेवर भी बिल्कुल तुलसी वाला है। इसका मतलब है कि ये जो तुलसी का पौधा है उससे काफ़ी मिलता जुलता है, कुछ उसी जैसी वैरायटी है। वैसे उसके आगे आप देख रहे हैं एक और ये पौधा जो तुलसी से काफ़ी मिलता जुलता है, ये है स्वीट बेसल का पौधा और इसको इटालियन खाने के अंदर काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है और इसका फ्लेवर भी बिल्कुल तुलसी जैसा होता है। हिंदुस्तान में तुलसी के पौधे का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसकी हम पूजा बहुत करते हैं, मंदिर में तुलसी आप हमेशा देखते होंगे, लेकिन ये जो है यहाँ पर स्वीट बेसिल है। अब एक ऐसी हर्ब जिसका मॉरिशियन खाने में काफ़ी इस्तेमाल होता है, थाइम। ये जो हर्ब है इसको आपने ज़्यादातर ड्राइड फॉर्म में देखा होगा, जिन लोगों ने फ्रेश देखा है तो बहुत अच्छी बात है। और इसका फ्लेवर हमारे यहाँ पर जो अजवाइन मिलती है उससे काफ़ी मिलता जुलता है। देखिए फ्रेश, अगर आपको ड्राइड मिलती है तो आप ड्राइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश थाइम दिखने में कुछ ऐसी लगती है। और याद रखिए इसका जो फ्लेवर है वो अजवाइन जैसा होता है। और इसके साथ आप ये देख रहे हैं यहाँ पर परसिल, इसका मतलब है पार्सले। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप लोग कुछ रेसिपीज़ में पार्सले का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे दिखता है। आप ध्यान से देखिए उसका पौधा कैसा है। और पार्सले में भी करीब 2 से 3 तरह की अलग अलग पार्सले आती हैं। कुछ कर्ली पार्सले होती है, कर्ली पार्सले का जो डेकोरेटिव वैल्यू है वो ज़्यादा है, जो दूसरी है उसमें फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा होता है। पार्सले का जो फ्लेवर है वो कुछ सौंफ से थोड़ा सा मिलता है, दोनों के फ्लेवर एकदम अलग हैं, लेकिन सौंफ से थोड़ा थोड़ा फ्लेवर मिलता है। ये जो मेरे पीछे पौधा है ये आप देख रहे हैं, ये सफ़ेद सफ़ेद जो चीज़ें लटक रही हैं ये है कॉटन, कपास, रुई, उसका पौधा। अब देखिए कितनी बढ़िया रुई इसमें से निकल रही है। आप सोच रहे होंगे खाने के कार्यक्रम में कॉटन का क्या काम है। घबराइए नहीं, इसको भी खाया जाता है, इस तरह से नहीं, इसका तेल निकाला जाता है। खैर कॉटन सीड का तेल तो किस तरह से निकलता है उसके प्रोसेस में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको बता देता हूं कि इस पौधे में से कॉटन किस तरह से निकलती है। आप देखिए ये जो पौधा है इसमें इस तरह के फूल निकलते हैं, ये पीले या लाल रंग के होते हैं। ये पीले और लाल फूलों के बाद इसका बल्ब बनता है। ये देखिए कुछ दिनों बाद ये बल्ब फूटता है और उसके अंदर से निकलती है कॉटन। ये देखिए ये जो बल्ब था ये यहाँ पर फूटा हुआ है और उसके अंदर कॉटन। ये देखिए इस तरह से शायद आपने कॉटन पहले नहीं देखी होगी। खैर खाना खजाना में सिर्फ खाने ही नहीं, हम ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताते हैं जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो।
खैर, हमारे साथ चलते जाइए, देखते रहिए कि हम मॉरिशस में किन किन चीज़ों को ढूंढ रहे हैं सिर्फ आपके लिए। आज मैं आपके लिए कॉफी के बाग के अंदर खड़ा हुआ हूँ। ये जो आप पौधे देख रहे हैं, ये सब कॉफी के पौधे हैं। एक कप कॉफी पीने के लिए कॉफी में क्या क्या जाता है, देखते हैं कि किस तरह से कॉफी बनाई जाती है। यहाँ पर ये जो आप पौधे देख रहे हैं, ये अरेबिका कॉफी के पौधे हैं और आप देखेंगे इसके जो पत्ते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़े पत्ते नहीं हैं। वैसे तो हमारे इंडिया में भी कॉफ़ी काफ़ी अच्छी मिलती है, मैसूर की कॉफ़ी बहुत बढ़िया मानी जाती है। और इन पत्तों से आप देखेंगे, पत्तों के साथ में कई जगह इसके हमें ये जो बेर हैं, ये जो बेरी आपको नज़र आ रही है, उसको तोड़ा जाता है। ये राइप बेरी होनी चाहिए और उसके बाद इसमें से निकलेंगे कॉफ़ी के बीन्स। ये देखिए, एक बेरी के अंदर से 2 बीन्स निकलते हैं, ये देखिए। इसके बाद इन कॉफ़ी बीन्स को धोया जाता है और उसके बाद इसे सुखाया जाता है। सुखाने के बाद ये जो कॉफ़ी है, इसको रोस्ट किया जाता है। लेकिन मैं आपको कुछ और बता देता हूँ, ये जो कॉफ़ी के पौधे हैं, इसमें काफ़ी तरह की कॉफ़ी आती है। ये जो है, मैंने जैसे आपको बताया, अरेबिका है। इसके अंदर कैफीन की मात्रा कम होती है और इसमें जो अरोमा है, फ्लेवर है, वो ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ एक और पौधा मैं आपको दिखाता हूँ कॉफ़ी का। ये जो कॉफ़ी का पौधा है, ये रोबस्टा वैरायटी है। इसमें आप देखेंगे इसके जो पत्ते हैं वो अरेबिका के मुकाबले काफ़ी बड़े हैं और इसकी जो बेरी होती है वो भी इससे काफ़ी बड़ी होती है। ये जो इसमें से कॉफ़ी बीन निकलेगी वो काफ़ी बड़े साइज़ की निकलेगी। अब ये देखिए, यहाँ पे जब भी कॉफ़ी यहाँ पर बनाई जाती है तो इन दोनों कॉफ़ी को मिलाकर तब उसे रोस्ट किया जाता है। पहले इन दोनों को धोकर ड्राई किया जाता है। यहाँ पर अभी भी सन ड्राई होती हैं और उसके बाद इसको रोस्ट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको सुखाकर रोस्ट कैसे करते हैं और उसके बाद उसका कॉफ़ी पाउडर कैसे बनता है। मॉरिशस में पुराने ज़माने में कॉफ़ी किस तरह से रोस्ट की जाती थी, ग्राइंड की जाती थी, चलिए देखते हैं। हमने पहले देखा था कि जो कॉफ़ी की बेरी है उसमें से उसकी बीन निकालकर उसको धोकर सुखाकर, ये देखिए इस तरह से दिखती है। और इसमें आप देखेंगे कि कुछ दाने छोटे हैं और कुछ बड़े। मॉरिशस में जो एरिया कॉफ़ी ग्रो करता है उसका नाम है शेमरेल। 24 हेक्टेयर का एरिया है वहाँ का, यानी बहुत छोटी सी जगह है। लोकल कंजम्पशन के लिए भी कॉफ़ी बहुत कम पड़ती है, लोग यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। खैर, अभी देखते हैं कॉफ़ी को आगे क्या किया जाता है। ये हमने कॉफ़ी बीन्स देखे। उसके बाद आप ये देखिए, पुराने ज़माने में किस तरह से कॉफ़ी को रोस्ट किया जाता था। कॉफ़ी का जो टेस्ट है उसमें रोस्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ निर्भर करता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रोस्टेड कॉफ़ी पसंद करते हैं, कुछ लोग कम रोस्ट की हुई। खैर, आपकी अपनी पसंद की बात है। और आजकल तो जो मशीनें आती हैं उसमें आप खुद कॉफ़ी को रोस्ट करके फिर उसको ग्राइंड करें, ऐसा भी होता है। लेकिन पुराने ज़माने में कैसे होता था, ये कढ़ाई में इसको रोस्ट किया जाता था 15 से 20 मिनट तक और उसके बाद इसमें जैसे ओखली होती थी, मूसल होता था, उस तरह से इसमें ग्राइंड किया जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर आपको 1 कप कॉफ़ी पीना हो और उसमें कॉफ़ी को पहले इस तरह से तोड़ा जाए, छीला जाए, धोया जाए, सुखाया जाए, रोस्ट किया जाए और उसके बाद ऐसे कूटना पड़े। खैर, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि कूटने के बाद इसको छाना जाता है ताकि उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एक तरह की हो। आज के बाद आप जब भी कॉफ़ी पिएं तो याद रखें कि कितनी मेहनत जाती है आपके 1 कप कॉफ़ी के पीछे।